नारायणगढ़ में एक सालों पुराना बरगद का पेड़ था जिसे वहां के लोग बड़ा ही मानते थे। सभी लोग उस पेड़ को बरगद बाबा कहते थे। ऐसी मान्यता थी कि बरगद बाबा से जो भी मांगो वो मिल जाता था। उस पेड़ की पूजा करने के लिए एक पंडित जी भी सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। अरे, तुम कौन हो? देख रहा हूं कब से यहां खड़े हो। क्या चाहिए? वो लड्डू, वो मैं खा लूं क्या? अच्छा, तो लड्डू चाहिए तुम्हें। आ जाओ, ये लो, खा लो इसे। ये बरगद बाबा का प्रसाद है। वो लड़का देखने से ही बहुत गरीब मालूम हो रहा था और भूखा भी। उसने प्रसाद में चढ़ाए हुए सारे लड्डू कुछ मिनटों में खा लिए और फिर पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया। कितने दिनों बाद आज कुछ खाने को मिला, और वो भी लड्डू। मजा ही आ गया। कोई बात नहीं, पर तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। मेरा नाम मोनू है। मैं पास वाले गांव से आया हूं। मेरा घर बाढ़ में बह गया और मेरे माँ बाबा भी। बस मैं ही बच गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम रहते कहाँ हो? बस जहां जगह मिल जाए। अगर ऐसा है तो अब से तुम बरगद बाबा की शरण में रहो। यहां हर रोज खूब सारा प्रसाद चढ़ता है, तो तुम्हारे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। बस इसके बदले एक काम करना होगा तुम्हें। हाँ, बताइए ना पंडित जी, मैं सब काम करूंगा। मेरा घर यहां से बहुत दूर है, तो यहां साफ सफाई के लिए मुझे सुबह के वक्त बहुत जल्दी आना पड़ता है। बस पंडित जी, मैं समझ गया। अब से यहाँ सब कुछ एकदम चकाचक मिलेगा आपको। मोनू की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा दिए। मोनू भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसे अपने रहने और खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हर सुबह खूब अच्छे से बरगद बाबा के आसपास सफाई करता और फिर सारा दिन बड़े मजे से बरगद बाबा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद खाता। इसके बाद रात होते ही वो आराम से बरगद बाबा की ठंडी छांव में सो जाता। फिर एक रात, अरे, बाकी पेड़ तो बिल्कुल नहीं हिल रहे, फिर ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। मोनू इस सब को अपना वहम मानकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उफ़ो, क्या मुसीबत है। आज तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अब क्या करूं? नींद नहीं आ रही तो मुझसे ही बातें कर लो। मैं भी न जाने कितने सालों से चुप हूं। कौन है यहाँ? ये मैं हूं, तुम्हारा बरगद बाबा। क्या? नहीं, तो तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो बस एक पेड़ हो ना। बस एक पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूं। जादुई पेड़? अच्छा, तो इसका मतलब तुम सच में अपने जादू से लोगों की इच्छा पूरी करते हो, और तभी लोग तुम्हारे पास इतना सारा प्रसाद चढ़ाने आते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तुम्हारी इच्छा क्या है? तुमने कभी मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो पहले ही मिल गया। यहाँ का प्रसाद खाकर मेरा पेट भर जाता है, और तुम्हारी ठंडी छांव में बढ़िया नींद भी आ जाती है। और क्या चाहिए? सोच लो, क्या सच में इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चाहिए तो नहीं, पर फिर भी तुम बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मोनू के ऐसा कहते ही उस बरगद की एक शाखा अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये लकड़ी, इसका मैं क्या करूं? इससे तुम जो चाहे बना सकते हो, चाहे अपने लिए या फिर किसी और के लिए। पर मैं कोई बढ़ई थोड़ी हूं जो इस लकड़ी का कुछ भी बना सकूं। तुम मेरे पेड़ की लकड़ी को हाथ में लेकर जिस भी चीज के बारे में सोचोगे वो खुद ब खुद उस चीज में बदल जाएगी। इसके लिए तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सच में? तो ठीक है। मोनू ने फौरन अपनी आंखें बंद की और एक खिलौने के बारे में सोचने लगा, और आंखें खोलते ही वो चौंक गया क्योंकि वो लकड़ी सच में ठीक वैसे ही खिलौने में बदल गई थी जैसा उसने सोचा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बरगद बाबा। खुश रहो, पर याद रखना, मेरे इस जादू के बारे में किसी को मत बताना।
अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। फिर ना तो मैं तुमसे कभी बात करूंगा और ना ही मेरी लकड़ी से तुम कुछ बना सकोगे। ठीक है बरगद बाबा, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, पक्का वादा। उस दिन से मोनू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वो सबके जाने के बाद बरगद बाबा से जी भरकर बातें करता और अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को बरगद बाबा के जादू से पूरा भी कर लेता। फिर एक दिन एक आदमी बरगद बाबा के पास पूजा के लिए आया और फिर अचानक ही लड़खड़ा कर गिर गया। मोनू ने फौरन उसे सहारा देकर उठाया। अरे अरे, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। वो क्या है कि मेरा ये पैर बेकार है, तो बस इसीलिए गिर गया। तो बाबा, सहारे के लिए कुछ रखना चाहिए ना आपको, जैसे कोई बैसाखी। बेटा, मैं बहुत गरीब हूं, बैसाखी खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास बेटा। उस आदमी पर मोनू को बहुत तरस आया। उसने फौरन जाकर बरगद की एक लकड़ी तोड़ी और फिर सबकी नजरों से बचकर वो आंखें बंद करके एक बैसाखी के बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते पेड़ की वो लकड़ी एक मजबूत बैसाखी में बदल गई, जिसे ले जाकर मोनू ने उस आदमी को दे दिया। पर बेटा, तुम ये बैसाखी लाए कहां से? वो सब आप मत सोचिए, बस बरगद बाबा की कृपा मानकर रख लीजिए, ठीक है? इसके बाद मोनू ने ठीक इसी तरह से और भी कई लोगों की मदद की। ऐसा करने में उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। ये देखकर बरगद बाबा भी बहुत खुश थे और हर बार उसकी इच्छा पूरी कर देते थे। मोनू ने भी कभी इस जादू के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर एक दिन, अरे सुनो भाई, ये कौन लोग हैं जो यहां घूम रहे हैं? कहीं बाहर के लगते हैं। पता नहीं पंडित जी, चलो इनसे ही चलकर पूछ लेते हैं। पंडित जी और उस गांव वाले ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वो लोग असल में शहर से आए थे। उन्हें गांव में एक सरकारी प्रोजेक्ट का काम शुरू करना था और इसके लिए उन्हें जंगल के कई पेड़ काटने थे। तो क्या बरगद बाबा को भी काट दोगे? हाँ, काटना तो पड़ेगा ही। हमें ये पूरा इलाका खाली चाहिए और इसके लिए ये रहा सरकारी ऑर्डर। पास ही खड़ा मोनू ये सब सुन रहा था। बरगद बाबा को काटे जाने की बात सुनते ही मोनू गुस्से में आ गया और बीच में जाकर बोला, खबरदार, जो किसी ने भी बरगद बाबा को हाथ लगाया। रुको मोनू, इन लोगों के पास सरकारी ऑर्डर है। अरे तो क्या आप इन्हें बरगद बाबा को काटने दोगे? हम इन्हें नहीं रोक सकते मोनू, और तुम चिंता मत करो। मैं सरपंच जी से बात करके तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कहीं और जरूर करवा दूंगा। मोनू को पंडित जी की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। असल में पेड़ों को काटकर वहां जो सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उससे गांव के लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिलने की उम्मीद थी। साथ ही गांव की जमीन भी अब महंगी होने वाली थी। इसीलिए पूरे गांव में से किसी ने भी बरगद बाबा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन मोनू, उसे तो कुछ करना ही था। मोनू, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है हमारा साथ बस यहीं तक का था। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तुम तो कर सकते हो ना। अपने जादू से कुछ ऐसा बनाओ जिससे कोई तुम्हें काट ना सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा जादू दूसरों के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं। मेरा अस्तित्व अब मिटने वाला है और इस सच्चाई को तुम भी जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा रहेगा। नहीं, ये गलत है। लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? तुमने इन सब की इच्छाएं पूरी की और ये लोग आज इतने लालची हो गए कि तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। इंसान ऐसे ही होते हैं। हम पेड़ों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मोनू पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह होते ही उसने बरगद से एक मोटी लकड़ी तोड़ी और फिर अपने मन में सोचकर उसे एक मजबूत कुल्हाड़ी में बदल दिया। मोनू, इस कुल्हाड़ी से क्या करोगे? वही करूंगा जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। इतना कहकर मोनू उस कुल्हाड़ी से बरगद बाबा के तने को काटने लगता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बरगद बाबा ने उसे एक बार भी नहीं रोका और कुछ ही देर में वहां मोनू ने बरगद बाबा के तने को पूरी तरह काट दिया।
मोनू, ये क्या किया तुमने? क्यों? ये तो होना ही था। मैंने कर दिया तो क्या गलत हो गया? मोनू ने इससे आगे किसी से बात नहीं की। उसने बरगद बाबा की टूटी हुई लकड़ियों को उठाया और उन्हें दूर जंगल में ले गया। उसने एक एक लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और फिर आंखें बंद करके बरगद बाबा के बारे में सोचने लगा। यही उसकी तरकीब थी। उसके ऐसा करते ही हर लकड़ी बरगद बाबा में बदलती गई और इस तरह मोनू ने एक बरगद बाबा से कई सारे बरगद बाबा बना लिए और फिर उन सब का ख्याल रखने लगा। उस दिन के बाद से मोनू को किसी ने नहीं देखा। दूसरी तरफ गांव में वो सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हो गया और गांव के लोग अब एक दूसरे पेड़ की पूजा करने लगे और उसी से अपनी मन्नतें मांगने लगे। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। सीधे साधे बुद्धन ने भी अपनी सूझबूझ से एक बंदर की मदद की, जिसके बाद बुद्धन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई बंदर। किसी गांव में बुद्धन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। बुद्धन बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए गांव के लोग उसे बुद्धू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन बुद्धन गांव के लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। बुद्धन के परिवार में वो और उसकी पत्नी रूपा थे। घर चलाने के लिए बुद्धन खेतों में मजदूरी किया करता था। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर गांव के लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। सीधा साधा बुद्धन पैसों के लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहता। उसे जो भी मिलता वो चुपचाप रख लेता था, जिस कारण उसकी गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन, आपकी कमाई से तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आप जितनी मेहनत से काम करते हैं, आपको कोई भी उतने पैसे नहीं देता। इस तरह तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे भी भरपेट भोजन भी नहीं करा सकते हैं। क्या करूं रूपा, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। लेकिन जितना ज्यादा काम करता हूं, पैसे उतने ही कम मिलते हैं। इस गांव में आपको कोई पूरे पैसे नहीं देगा। आप काम की तलाश में दूसरे गांव क्यों नहीं जाते? शायद वहां आपको आपकी मेहनत के मुताबिक ठीक ठाक पैसे मिल जाए। तुम ठीक कहती हो रूपा, मैं काम की तलाश में कल ही दूसरे गांव जाऊंगा। दूसरे दिन बुद्धन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल गया। दूसरे गांव का रास्ता जंगल की ओर से होकर जाता था। बुद्धन जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर बुद्धन डर गया। कौन है? इतना कहकर बुद्धन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बंदर बैठा था। बंदर को देखकर बुद्धन ने कहा, क्या तुमने मुझे पुकारा? हाँ, मैंने ही तुम्हें रोका है। लेकिन तुम तो एक बंदर हो, फिर तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही था। मैं शहर का सबसे बड़ा कालिया जादूगर हूँ। मैंने अपने चेले को अपनी सारी जादूगरी सिखाई, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने जादू से मुझे बंदर बना दिया और जंगल में लाकर छोड़ दिया। ओह, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अब मेरे हाथ में चोट लग गई है और मेरे हाथों में बहुत दर्द भी हो रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है और जंगल में जंगली जानवरों से बचता फिर रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अब ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुद्धन उस बंदर को लेकर अपने घर आ जाता है। उसे बंदर के साथ देखकर रूपा ने कहा, आप काम की तलाश में गए थे ना? ये बंदर कहाँ से ले आए? बुद्धन ने रूपा को सारी बात बताई। ठीक है, मैं गर्म पानी से इसके हाथों की सिकाई और मरहम पट्टी कर देती हूँ। रूपा ने एक पतीले में पानी गर्म किया और उस बंदर के हाथों की सिकाई की। उसके बाद रूपा गांव के वैद्य जी से कुछ दवाइयां लेकर आई। उसने वो दवाइयां बंदर के हाथों में लगा दी। अब तुम्हारा हाथ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तब तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अब थोड़ी मदद और कर दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने
बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे घर का खाना चाहिए। क्या तुम्हारे घर में खाना है? बंदर की बात सुनकर रूपा और बुद्धन दोनों उदास हो गए और बुद्धन अपनी जेबें टटोलने लगा। उसने देखा कि उसकी जेब में 1 रुपए का सिक्का पड़ा था। बुद्धन ने मन ही मन सोचा कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर घर आए इस मेहमान को क्या खिलाऊं। तभी उस बंदर ने कहा, बुद्धन, क्या सोच रहे हो? लाओ, वो 1 रुपया मुझे दे दो। अब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है? क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। अब वो 1 रुपया मुझे दे दो। बुद्धन ने 1 रुपए का सिक्का बंदर को दे दिया। बंदर ने उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ा। दिखा कालिया का जादू टोना, पत्थर भी बन जाए सोना। इतना कहते ही 1 रुपए का सिक्का सोने के सिक्के में बदल गया। बंदर का जादू देखकर रूपा और बुद्धन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बंदर ने उस सोने के सिक्के को बुद्धन को देते हुए कहा, अब तुम्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिले उसमें से रोज 1 सिक्का मुझे दे देना। मैं अपने जादू से रोज 1 सिक्के को सोने का बना सकता हूँ। ये सुनकर बुद्धन और रूपा बहुत खुश हो जाते हैं। बुद्धन उस सोने के सिक्के को लेकर भागकर सुनार की दुकान पर गया। अरे बुद्धन, तुझे ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? अरे लाला जी, ये सिक्का मुझे जंगल में गिरा हुआ मिला था। शायद किसी राहगीर का होगा। आप इसे रख लो और मुझे इसके पैसे दे दो। लेकिन सुनार ने भी बुद्धन के सीधेपन का फायदा उठाया और उस सोने के सिक्के के बदले में बहुत कम पैसे दिए। बुद्धन ने उन पैसों से ढेर सारा खाने का सामान खरीदा और घर आ गया। घर आकर उसने उन पैसों को रूपा को दे दिया। सोने के सिक्के के बदले में इतने ही पैसे मिले। ये पैसे तो बहुत कम है। अरे शुक्र है, इतने पैसे भी मिल गए। मुझे तो डर था कि कहीं उस सुनार को मुझ पर शक न हो जाए। रूपा ने वो पैसे रख तो लिए, लेकिन बुद्धन के भोलेपन से वो बहुत परेशान थी। उसने जल्दी से खाना बनाया और तीनों ने मिलकर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद, बुद्धन, मुझे पता है कि गांव के लोग तुम्हारे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें ढेर सारी धन दौलत दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाए और किसी को तुम पर शक भी ना हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम जब अपने कमाए हुए पैसों को घर लेकर आओगे तो उन्हें हाथ में लेकर इस मंत्र को बोलना। दिखा कालिया का जादू टोना, पैसे हो जाएं 2 गुना 4 गुना। इस मंत्र को बोलते ही तुम्हारे कमाए हुए पैसे 4 गुने हो जाएंगे। बंदर की बात सुनकर बुद्धन बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन बुद्धन काम की तलाश में घर से बाहर निकला। हमेशा की तरह उसने लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी की और उसे कम पैसे मिले। पैसे लेकर बुद्धन घर आ गया। आज भी सिर्फ 200 रुपए कमा के आए हो। तुम चिंता क्यों करती हो? अभी इन पैसों को चौगुना करता हूँ। दिखा कालिया का जादू टोना, पैसे हो जाएं 2 गुना 4 गुना। बुद्धन के इतना कहते ही 200 रुपए 4 गुने हो जाते हैं। अरे वाह, 200 रुपए के 800 रुपए बन गए। ये तो कमाल हो गया। उस दिन रूपा ने खुशी खुशी पकवान बनाए और तीनों ने मिलकर खाना खाया। अब इस तरह बुद्धन जो भी पैसे कमाता वो उसे बंदर के बताए जादू से 4 गुना कर लेता। धीरे धीरे बुद्धन और रूपा की गरीबी दूर होने लगी। इस बात की चर्चा गांव में भी होने लगी। एक दिन बुद्धन काम की तलाश में जा रहा था। अरे बुद्धन, कहाँ जा रहा है रे? अरे काम पर जा रहा हूँ भोला। अरे तेरे तो चाल ढाल ही बदल गए हैं भैया। हैं? रोज 100-200 रुपए कमाने वाला आदमी अरे इतने ठाठ में कैसे रह रहा है भैया? कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? है? सुना है आजकल तेरे साथ एक बंदर भी रह रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भोला, वो बंदर तो मुझे जंगल में मिला था। लेकिन गांव वालों को बुद्धन की अमीरी हजम नहीं हो रही थी। वो आए दिन बुद्धन और उस जादुई बंदर के बारे में बातें करते। अरे भाई, सुना है बुद्धन के साथ कोई बंदर रहता है भैया? हाँ भाई, और न जाने कहाँ से उसके पास पैसे भी आ गए हैं। मुझे तो लगता है वो कोई जादुई बंदर है भैया। हाँ, उसके आने के बाद से बुद्धन के दिन फिर गए हैं।
एक दिन बुद्धन, रूपा और जादुई बंदर तीनों खाना खा रहे थे। तभी बुद्धन ने कहा, गांव वालों को हम पर शक हो गया है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो बुद्धन, हम तीनों आज रात ही शहर चलेंगे। तुम दोनों अपना सामान बांध लो। आज आधी रात को हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। बुद्धन और रूपा ऐसा ही करते हैं। दोनों अपना अपना सामान बांध लेते हैं और तीनों उसी रात गांव से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। रूपा की बात सुनकर बंदर ने कहा, दिखा कालिया का जादू टोना, पहुंचा दे हमें शहर सलोना। जादुई बंदर के इतना कहते ही वे तीनों पलक झपकते ही शहर पहुंच जाते हैं। रूपा और बुद्धन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे, हम इतनी जल्दी शहर पहुंच गए। हाँ, हमें शहर पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये सब जादुई बंदर के जादू का कमाल है। लेकिन हम लोग हैं कहाँ? ये तो किसी जादूगर का घर लगता है। ये मेरा घर है। अब तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी, जिससे मैं वापस अपने असली रूप में आ सकूं। अब हमें क्या करना होगा? तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इस घर के तहखाने में एक सोने की छड़ी रखी हुई है। उस छड़ी को ले आओ और मुझे उसका स्पर्श करा दो, जिसके बाद मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, उस छड़ी के पास खुद मेरा चेला सोता है। कहीं उसकी नींद खुल गई तो वो तुम्हें भी बंदर बना देगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी छड़ी लेकर आता हूँ। बुद्धन चुपके से तहखाने में गया, जहाँ जादूगर का चेला गहरी नींद में सो रहा था। बुद्धन ने उसके पास रखी सोने की छड़ी उठा ली और वहां से जाने लगा। तभी जादूगर के चेले की नींद खुल गई। वो बुद्धन के पीछे दौड़ा, लेकिन उससे पहले बुद्धन दौड़कर जादुई बंदर के पास पहुंच गया और सोने की छड़ी से उसका स्पर्श करा दिया, जिसके बाद जादुई बंदर कालिया जादूगर बन गया। और कालिया जादूगर ने अपने जादू से अपने चेले को बंदर बना दिया। बुद्धन, रूपा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अब तुम दोनों इस शहर में आराम से रह सकते हो। मैं तुम दोनों को अपनी सोने की जादुई छड़ी देता हूँ। इस छड़ी से तुम दोनों जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ तुम दोनों को कोई परेशान भी नहीं करेगा। बुद्धन और रूपा कालिया जादूगर का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। जादुई सोने की छड़ी की मदद से उनके पास रहने के लिए घर, धन दौलत सब कुछ मिल गया था। अब दोनों चैन की जिंदगी जी रहे थे।